हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं यूनुस अली आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। और आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर के एक वीडियो, ठीक है, रिलेटेड टू द 12th क्लास। और 12th क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो आज का जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब तक हम इस चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। कल हम लोगों ने बात किया था गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो था oogenesis। और oogenesis में हमने पढ़ा था कि किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि ओवरी जो क्या करती हैं, ओवरी जो हैं वो ओवम का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों की बात हुई थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर टॉपिक रिलेटेड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? ठीक है, देखिएगा, अगर मैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंसेस की बात करूँ द वर्किंग इज डिफरेंट। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जितनी भी सेल्स बनती हैं, ठीक है ना, स्पर्म मदर सेल्स बनती हैं, वो ज़्यादातर सभी की सभी कहाँ तक पहुँचती हैं, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, जबकि oogenesis जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही लाइफ के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जब तक जो गैमेटोजेनेसिस है वो तब तक उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हो जाता है, और तब तक अरेस्ट रहता है जिस समय तक प्यूबर्टी की कंडीशन स्टार्ट नहीं हो जाती। जब फीमेल जो है वो प्यूबर्टी की एज को कवर करती है तो उस समय जो हमारे हार्मोन्स हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने स्टार्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है, और उस समय ये प्रोसेस आगे चलता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोगों को इसी के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, चलिएगा, जो हमारा पहला पॉइंट है दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, यानी कि एक साइकिल से लेकर दूसरी साइकिल तक आती है। और ये कहाँ मिलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली प्रेजेंट इन द प्राइमेट्स, जो क्लास मेमेलिया है। ठीक है, उस क्लास मेमेलिया का एक ग्रुप होता है जिसको हम प्राइमेट्स कहते हैं। प्राइमेट्स में हम, ठीक है, और एप्स आते हैं, मंकीज आते हैं, तो उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलती है, और ये एक पीरियोडिक साइकिल है। ठीक है, इसका जो कंडीशन है, ठीक है, इसकी जो प्रेजेंस है वो लगभग रेगुलर डेज के बाद होती है। ठीक है, जब प्यूबर्टी आती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं, उस कंडीशन में आकर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। और प्यूबर्टी की एज में जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उस फेज़ को मीनार्की कहते हैं। ठीक है, मीनार्की की जो फेज यानी कि प्यूबर्टी की जो एज है फीमेल के अंदर वो ऑलमोस्ट 14 से 15 ईयर्स की एज में स्टार्ट होती है। तो इस एज में सबसे पहली बार ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो साइकिल है ये हर 28 से 29 डेज में रिपीट होता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द साइकिल ऑफ 28 टू 29 डेज इन द फीमेल प्राइमेट्स इन विच द ओवेरी प्रोड्यूस एन ओवम। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 टू 29 डेज का प्रोसेस कवर नहीं करेगी तो जो ओवेरी है वहाँ पर एग के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और रिप्रोडक्टिव साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो पूरा 28 टू 29 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है, इसको हम 3 फेज में बांटते हैं। पहला जो फेज है दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा जो फेज है उसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और तीसरा जो फेज है उसको ल्यूटल फेज कहते हैं। इवेंट्स के हिसाब से हम चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो ख़त्म होता है स्टार्टिंग के
3 से 5 दिन तक लेकर, और यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फ्लो मिलता है, ठीक है, वेजिना के थ्रू, ठीक है ना, वेजिना के थ्रू ये मेंस्ट्रुअल फ्लो विद द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर निकलता है। ये एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है, जो प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है ना, जो प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो भी मटेरियल बचता है, जैसे अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, और जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूटेरस की वो टूट जाती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, ओव्यूलेशन हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस समय क्या होगा, उस समय ये होगा कि जो यूटेरस की एंडोमेट्रियम वॉल है वो लूज होती है, वो टूट जाती है, ठीक है। टूटने से क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी रप्चर होती हैं, ठीक है, और एक रेड फ्लूइड बनता है। क्या बनता है, रेड फ्लूइड बनता है, और इस रेड फ्लूइड में एंडोमेट्रियम वॉल के साथ साथ में अनफर्टिलाइज्ड एग भी होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ क्या हो जाता है, बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है, और ये सारा वेस्ट जो होता है वो प्रीवियस साइकिल का होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इफ द ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता उस कंडीशन में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, और ये प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है। मतलब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, ठीक है, 28 to 29 डेज के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये प्रोसेस रुक जाएगा टिल द बर्थ ऑफ द यंग वन, एंड दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये पहली फेज के बारे में बात हुई है कि मेंस्ट्रुअल फेज कहाँ से कहाँ तक चलती है। इट इज टेक्स प्लेस फ्रॉम 3 to 5 डेज, ठीक है, 3 से 5 दिन तक चलती है। देन नेक्स्ट फेज इन द फोलिकुलर फेज, ये स्टार्ट होती है कहाँ से कहाँ तक, ये स्टार्ट होती है किसके बाद, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या आता है, जो ऑलरेडी प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट हैं किसके अंदर, ओवरी के अंदर, वो साइज में बड़े होते हैं, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, दे कन्वर्ट इन द फुल्ली मैच्योर्ड ग्रेफियन फॉलिकल। ये ध्यान रखिएगा कि एक ओवरी के अंदर बिफोर द बर्थ, ठीक है, 1 लाख के करीब प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप हो चुके होते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी की एज तक आते आते इन प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर 60,000 to 80,000 रह जाता है, और हर मंथ, ठीक है, हर मंथ जो है वो एक ग्रेफियन फॉलिकल, जो प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है, यानी कि हर ओवेरी हर मंथ एक ही ओवम डेवलप करती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, कभी भी दोनों ओवेरीज एक साथ फंक्शनल नहीं होंगी, ठीक है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल एक ओवेरी फंक्शनल होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि अल्टरनेट करके होती हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि अल्टरनेट करके होती हैं। एक ओवेरी लगातार फंक्शनल हो सकती है, एक ओवेरी रुक सकती है, या अल्टरनेट करके हो सकता है। इट इज़ नॉट अ मतलब एनी रूल, ये किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होती है, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल का, ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। तो 2 इवेंट होते हैं यहाँ पर, एक होता है ओवेरियन इवेंट और एक होता है यूटेराइन इवेंट, ठीक है। तो ओवेरियन इवेंट का रोल है कि वो ग्रेफियन फॉलिकल को डेवलप करेगा, और यूटेराइन इवेंट में क्या हो रहा है, यूटेराइन इवेंट में जो यूटेरस की एंडोमेट्रियम वॉल है वो रीजनरेट होती है, जो शेड हो जाती है, जो टूट चुकी होती है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू बाहर आ जाती है, वो इस फेज में आकर दोबारा से डेवलप होती है, क्योंकि यूटेरस अपने आप को, जाइगोट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करता है। तो एंडोमेट्रियम वॉल ही वो वॉल है जहां पर आकर जाइगोट फिक्स होता है, इनके इम्प्लांटेशन यहाँ होगा, तो इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को तैयार करती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी चेंज आते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उनके एक्शन से ओवेरियन हार्मोन इंड्यूस करते हैं, ठीक है, इसके फॉर्मेशन को, ग्रेफियन फॉलिकल के फॉर्मेशन को, और एंडोमेट्रियम के रीजनरेशन को। मतलब ये है कि जो ओवेरियन इवेंट है या यूटेराइन इवेंट है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन, ठीक है।
जो गोनेडोट्रोपिन बनते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कल भी हम लोगों ने इसकी बात की थी वीडियो के अंदर, LH होता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों पिट्यूटरी के हार्मोन हैं। उनका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है इस फेज में। इस फेज में क्या होता है? इस फेज में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH का और FSH का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये दोनों जो हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल और स्टिमुलेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स, और दूसरे साथ ही ये किसका डेवलपमेंट करते हैं? ये एस्ट्रोजन का भी डेवलपमेंट, एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेशन करते हैं, ठीक है। अब ये समझिएगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन जो हैं वो उनका जो अमाउंट होता है वो पीक पर होता है कौन से दिन? 14वें दिन, ठीक है। किसके 14वें दिन? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा ये मिलेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसको कहते हैं LH सर्ज। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करेगा? ये ग्रेफिन फॉलिकल को रप्चर करेगा, ठीक है। और इस समय ओवम रिलीज होगा ओवेरी से, और इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। तो ध्यान रखिएगा, एट द 14th डे ऑफ द फॉलिकुलर फेज और मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओवुलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। 14वें दिन LH अपने मैक्सिमम लेवल पर होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, इसको LH सर्ग कहेंगे। और LH की प्रेजेंस में, यानी कि ओवुलेशन को इंड्यूस कौन करता है? ओवुलेशन को इंड्यूस करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब बात आती है ल्यूटल फेज की। ल्यूटल फेज में क्या होता है? ल्यूटल फेज में समझिएगा कि ओवम तो बाहर आ गया ओवेरी से, और ओवम के बाहर का यानी कि ग्रेफिन फॉलिकल का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, वो एक येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। केवल ओवम बाहर आता है अपनी लेयर्स के साथ में, बाकी की जो एसेसरी लेयर्स होती हैं ग्रेफिन फॉलिकल की वो ओवेरी के अंदर ही रह जाती हैं और येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। और इस येलो बॉडी को क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। यानी कि इस फेज में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक्टिव होता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ओवेरी। ये क्या करेगा? ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा, जो क्या करेगा? विच मेंटेन द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो एंडोमेट्रियम वॉल को रेडी करता है इम्प्लांटेशन के लिए। अगर प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, ठीक है। अब समझिएगा, अब अगर यही जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये स्टार्टिंग के 3 मंथ अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। किस में हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा। और डीजेनरेट होने के बाद में ये वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। और एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो टूटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये नई साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मतलब दिस साइकिल विल बी कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 50 साल की एज में जाकर लगभग रुक जाती है, सीज हो जाती है, परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेनोपॉज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। एक और साइकिल मिलती है जिसको एस्ट्रोसाइकिल कहते हैं। एस्ट्रोसाइकिल नॉन प्राइमेट्स के अंदर मिलती है। नॉन प्राइमेट जैसे काऊ है, बुफेलो है, ठीक है, लॉयंस है, इनके अंदर, यानी कि प्राइमेट्स को छोड़कर बाकी जितने भी मैमल्स हैं उन सब के अंदर एस्ट्रोसाइकिल मिलती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि एस्ट्रोसाइकिल में एक हीट पीरियड होता है। क्या होता है? एस्ट्रोसाइकिल में एक
हीट पीरियड होता है, केवल इसी पीरियड में फीमेल स्पर्म को रिसीव करती है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्राइमेट्स के अंदर फीमेल कभी भी जो स्पर्म उनको रिसीव कर सकती है। ठीक है, चलिए अब ये एक डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो मेंस्ट्रुअल फेज को क्या कर रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज को एक्सप्लेन कर रहा है। ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है, इसको समझिएगा। यहाँ पर बात दी हुई है, यहाँ पे ओवेरियन साइकिल दी हुई है, यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है, ये पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल को एक्सप्लेन कर रहा है, ये ओवेरियन हार्मोन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये यूटेराइन साइकिल को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि कौन कौन से इवेंट होते हैं वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करें तो 0 से लेकर के और 28 डेज तक का पूरा पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट होता है जिसको मेंसेस कहते हैं। ठीक है, मेंसेस क्या होता है, मेंसेस समझिएगा, जो भी प्रीवियस इससे पहले वाली जो साइकिल होगी, जो 28 डेज का एरिया है, ठीक है, इससे पहले वाली साइकिल का जो भी वेस्ट होगा, यानी कि डिग्रेडेड एंडोमेट्रियम वॉल, अनफर्टिलाइज्ड एग, ब्लड वेसल्स जो रप्चर्ड हो चुकी हैं, उन सबको जो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर आता है उसको मेंसेस कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर ये 28 डेज पर यहाँ पर ख़त्म होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम वॉल टूट जाएगी, ये शेड हो रही है, तो ये नेक्स्ट साइकिल में रिलीज होगा, इसको मेंसेस कहेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो पॉइंट है, इसको हम, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के और 30 दिन तक का जो फेज यहाँ पे दिखाया हुआ है मेंसेस वाला, इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कह रहे हैं। यहाँ से लेकर के और 14th डे तक का जो फेज है, ओव्यूलेशन तक का 5 से 14 दिन तक का जो फेज होता है उसको क्या कहते हैं, उसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और बाद का जो 14 दिन का फेज है उसको क्या कहते हैं, उसको ल्यूटल फेज कहते हैं। तीनों के अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो ओवेरियन, जो यूटेराइन इवेंट या ओवेरियन इवेंट है, वो दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं ओवेरियन हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन पर। ठीक है, अब ये भी समझिएगा कि जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है, अगर प्यूबर्टी की बात करें या कोई बात आती है, तो फॉलिकुलर फेज तक आते आते देखिए ये जो पॉइंट है, जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो FSH को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्लू वाला ग्राफ है वो LH को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकुलर फेज में FSH का लेवल ज़्यादा होता है, तो FSH का लेवल के साथ में ओवेरियन हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्राडाइओल या एस्ट्रोजन हार्मोन की अमाउंट ज़्यादा होती है और प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट कम होती है। यानी कि फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन ज़रूरी है, एस्ट्राडाइओल, इसी को एस्ट्रोजन कहते हैं। तो एस्ट्रोजन का सीधा सीधा कॉन्टैक्ट किसके साथ है, एस्ट्रोजन का सीधा सीधा कॉन्टैक्ट FSH के साथ है। FSH स्टिमुलेट द रिलीजिंग ऑफ एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन और FSH की फॉर्म में ग्राफियन फॉलिकल कहाँ तक पहुँचता है, मैच्योर फॉलिकल तक पहुँचता है। ठीक है, जैसे ही 14th डे आता है, 14th डे क्या कहला रहा है, हमने बताया था 14th डे पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। तो इस दौरान में फॉलिकुलर फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो भी धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाती है, वो भी धीरे धीरे रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही 14th डे आता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अमाउंट बढ़ जाती है और FSH भी अपनी पीक पर होता है, लेकिन यहाँ पर किसकी अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अमाउंट ज़्यादा है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को LH सर्ग कहेंगे, और यहाँ पर आकर ओव्यूलेशन होगा, यानी कि ओवम बाहर निकल गया। बाकी की जो ग्राफियन फॉलिकल बची हुई हैं वो सब कहाँ रह जाती हैं, वो बॉडी के अंदर ही रह जाती हैं, मतलब ओवेरी के अंदर रह जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद का जब ओव्यूलेशन होता है तो LH का लेवल लगभग गिर जाता है और FSH का लेवल मेंटेन रहता है, और उसके बाद जो ये जो बचा हुआ पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का वो येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगा और ज़्यादा हार्मोन कौन सा बनाएगा, ज़्यादा हार्मोन बनाएगा प्रोजेस्टेरोन, और फिर क्या बनाएगा, एस्ट्राडाइओल भी बनाएगा। तो इस समय प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट ज़्यादा होती है और प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंट में यूटेराइन वॉल, इसी फेज को क्या करें, इसी फेज को ल्यूटल फेज कहेंगे। ठीक है, जो यूटेराइन वॉल है वो दोबारा से रीजनरेट होगी। ठीक है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलती हैं यहाँ पर आकर जाइगोट फिक्स होता है, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट इन विलाइस के अंदर आकर फिक्स हो जाता है और इसी को इम्प्लांटेशन कहेंगे। मीन्स यूटेराइन वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल इज रेडी, ठीक है, फॉर दी इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है
तो कॉर्पस एल्बिकन्स धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है, एक वाइट बॉडी बना लेता है जिसको हम कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्पस एल्बिकन्स की बची हुई सेल्स और बाकी का जो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है, अब ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल में मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और इस कंडीशन में देखिएगा टेम्परेचर भी बॉडी का जो है वो 36 से यानी कि अपने पीक पर पहुंच जाता है 37 तक रहता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दीज टू हार्मोन्स। मेरे हिसाब से जो ग्राफ है इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। ग्राफ दे दिया जाता है आपको, यूटेराइन इवेंट दे दिए जाएंगे, ओवेरियन इवेंट दे दिया, आपसे नाम पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा कि होता क्या है। चलिए, ये एक डायग्राम है जो ओवेरी के अंदर की बात बता रहा है। ठीक है, ओवरी के अंदर की बात बता रहा है कैसे कैसे होगा ड्यूरिंग द साइकिल। ये प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक है, प्री मॉडल है, प्री मॉडल फॉलिकल से क्या बना है, प्राइमरी फॉलिकल बना है। यहाँ पर ग्रेन्युलोसा की लेयर बन गई, ग्रेन्युलोसा ने क्या बना लिया, थीका बना लिया। ये क्या बना है, इसने फिर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुए। सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया, वेसिकुलर फॉलिकल, यानी कि ये अब मैच्योर फॉलिकल बना। मैच्योर फॉलिकल ने क्या करा, मैच्योर फॉलिकल ने फिर जब 14वां दिन आता है तो ये जो ओवम है वो अपनी परमानेंट लेयर्स के साथ में क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। तो सबसे आउटर लेयर जो होती है उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, उसके नीचे जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। फिर ओव्यूलेटेड सेकेंडरी oocyte, इसके अंदर जो होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी oocyte। ये भी समझिएगा, कल हम लोगों ने बताया था कि ओव्यूलेशन के समय ओवम की कंडीशन कौन सी होती है, सेकेंडरी oocyte होती है। ओवम नहीं होता, सेकेंडरी oocyte होती है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही स्पर्म कोरोना रेडिएटा को टच करेगा तो मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा और सेकंड पोलर बॉडी और ओवम बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो बाकी की फॉलिकल्स की सेल बनी हुई हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो मेंस्ट्रुअल फेज के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। दोनों हैप्लॉइड होते हैं, मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होता है। इनके 23 क्रोमोसोम वी गेट फ्रॉम द फादर एंड 23 क्रोमोसोम वी गेट फ्रॉम द मदर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, इसको फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले कोइटस होता है। ठीक है, फिजिकल इंटरेक्शन होता है बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। मेल पार्टनर रिलीज द सीमेन इनटू द वेजिना ऑफ द फीमेल पार्टनर। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ द स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, अब जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो पास होते हैं, मूव करते हैं सर्विक्स से थ्रू, वो एंट्री करते हैं यूटेरस के अंदर और फाइनली कहाँ पहुँचते हैं, फाइनली रीच टू द ओवेरी। कहाँ पर, इन द एम्पुला इस्थमस जंक्शन। कल भी हम लोगों ने बात की थी कि एम्पुला इस्थमस जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ऑल कोपुलेंट्स डू नॉट लेड टू द फर्टिलाइजेशन बिकॉज फर्टिलाइजेशन कैन अकर्स इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड। देखिए क्या होता है, जो एक्रोजोम होता है स्पर्म का, ये हमने कल डायग्राम देखा था, ये जो एक्रोजोम होता है स्पर्म का, इस एक्रोजोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। सबसे पहले ये समझिएगा, इस एक्रोजोम का जो फॉर्मेशन है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। ठीक है, इस एक्रोजोम के अंदर जो है वो हार्मोन्स होते हैं, सॉरी एंजाइम्स होते हैं, जो ओवम के चारों तरफ जो लेयर्स अभी हम लोगों ने देखी थी उन लेयर्स को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। जैसे ही स्पर्म आएगा, ठीक है ना, जैसे ही स्पर्म पास आएगा, ठीक है, तो ये जो है एक्रोजोम रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के साथ में यहाँ से फिर ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा लेयर्स को, और केवल न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस केवल ओवम के अंदर जाएगा और उसके बाद इन दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूज़न होगा। और फ्यूज़न होने के बाद क्या बनेगा, फ्यूज़न होने के बाद में जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब ये भी समझिएगा कि कुछ केमिकल कंट्रीब्यूशन होता है, जो एक्रोजोम है या स्पर्म है वो फर्टिलाइजिंग एक सब्सटेंस रिलीज करता है, और ओवम जो है वो एंटी फर्टिलाइजिंग रिलीज करता है। दोनों स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। अगर दोनों सेम स्पीसीज को बिलोंग करेंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होगा, और अगर नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। जैसे जाइगोट बनेगा, ठीक है, तो ये बताया कि जैसे ही स्पर्म
एम्पुला इस्थमस जंक्शन तक पहुंचता है और जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, जो आउटर लेयर होती है ठीक ओवम के, तो इस बाकी की एंट्री ब्लॉक हो जाती है एंड ठीक है, इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, दस ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम। हमने बताया था 2 मिलियन से 3 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये अगर ओवम है और ओवम के बाहर ये जोना पेलुसिडा की लेयर है, जैसे ही कोई जो सबसे स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म होते हैं, ठीक है, अब एक स्पर्म जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है वो जैसे ही जाकर जोना पेलुसिडा लेयर को टच करता है, जोना पेलुसिडा लेयर के बाहर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है, क्या बन जाती है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है और इस मेम्ब्रेन को हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं और इसके बाद कोई दूसरा स्पर्म अब एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, केवल एक ही स्पर्म करेगा। अब हमने बताया एक्रोजोम क्या करता है, एक्रोजोम जो है वो द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोजोम जो एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है, हेल्प टू एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दस सेकेंडरी oocyte कंप्लीट द मियोसिस सेकंड। मैंने बताया था मियोसिस सेकंड कब होगा, जब वो जोना पेलुसिडा के अंदर एंट्री करेगा। तो क्या होगा, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और क्या बनेगा, हैप्लॉइड ओवम बनेगा, ठीक है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है स्पर्म का और ओवम का फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होने के बाद में क्या बनेगा, सिनगैमी कहेंगे, फ्यूज होने को क्या कहेंगे, सिनगैमी कहेंगे और जायगोट बनेगा और जायगोट से एक नया इंडिविजुअल क्रिएट होगा। ये डायग्राम जो हम बात कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं। जैसे ही ये जो स्पर्म यहाँ पर एंट्री करेगा, बाकी की एंट्री रुक जाएगी, इन स्पर्म की एंट्री रुक जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम पूछा जाता है, आपसे नाम पूछे जाएंगे, डायग्राम आपसे बिल्कुल आएगा, नेमिंग आपसे पूछी जाएगी, काम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम आपको समझाना चाह रहे हैं इम्प्लांटेशन। जैसे ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर oocyte आया, ठीक है, यहाँ पर क्या आया, oocyte आया, यहाँ पर आके आते क्या बन गया, जायगोट बन गया, ठीक है। ये क्या बना, ये जायगोट बना, ठीक है। ये हो गया डे 1, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है। अब जैसे ही जायगोट क्या होती है, जायगोट इज ए सिंगल सेल। जायगोट क्या है, जायगोट एक सिंगल सेल है। अब जायगोट जो सेल है वो अपने आप डिवीजन करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। इनकम्प्लीट डिवीजन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्लीवेज कहते हैं, फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है। क्या होगा, सपोज कीजिएगा यहाँ पे जो दिया हुआ ये जायगोट बना, ठीक है। अब ये जायगोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा और दोनों सेल एक साथ जुड़ी रहेंगी। ये 2 सेल बनी, ये पहला क्लीवेज हो गया, फिर कौन सा क्लीवेज हो गया, फिर दूसरा क्लीवेज हो गया। तो 3 से 4 दिन तक आते आते, ठीक है, 8 सेल की स्टेज बन जाती है, इसको मोरूला कहते हैं, ठीक है। ये लगातार बढ़ता रहेगा और जाते जाते जब 6 to 7th डे आ जाएगा, ठीक है, और 8वें दिन से 9वें दिन आ जाएगा, तो ये जायगोट जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, इसको ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, वो कहाँ एंट्री करेगा, वो एंडोमेट्रियम वॉल में चिपक जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि द फिक्सेशन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। और ये नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन होता है, 7th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात करते हैं, आज इतना। इसके आगे इम्प्लांटेशन को अगले वीडियो में और सही से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर आप लोगों को बताऊँगा, उसके आगे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।